हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। आज के लेक्चर में हम चीन में हुए रिवॉल्यूशन या चीनी क्रांति की बात करेंगे जो 1948 में हुआ था। यहाँ पर चियांग का साम्यवादी विरोधी कार्यक्रम, द्वितीय विश्व युद्ध और चीन के संबंध, साम्यवादियों की सफलता के कारण और चीन की क्रांति के प्रभाव भी देखेंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऐसे कौन सी परिस्थितियाँ थी या पृष्ठभूमि थी जिसने चीन की क्रांति को जन्म दिया। तो चीन में पश्चिमी यूरोपीय शक्तियों ने विभिन्न क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। ब्रिटेन ने आर्थिक लाभ के लिए चीन में अफीम के निर्यात पर बल दिया और जब चीन के मंचू राजवंश ने इसका विरोध किया तो ब्रिटेन ने चीन से अफीम युद्ध करके उसे पराजित किया और विशेष क्षेत्राधिकार प्राप्त किए। इससे प्रेरित होकर अन्य पश्चिमी शक्तियों ने भी चीनी शासकों से संधि करके क्षेत्राधिकार प्राप्त किए। मतलब चीन पर विदेशी शक्तियों का नियंत्रण बढ़ा, जिससे चीनी संस्कृति का अपमान हुआ और स्थानीय जनता का शोषण भी होता रहा। चीनी जनता असंतुष्ट होती रही। इसी क्रम में चीन के समय समय पर जन विद्रोह भी हुए, जिन्हें ताइपिंग विद्रोह 1851 से 66, बॉक्सर युद्ध 1899 आदि के नाम से जाना जाता है। फिर अंततः बढ़ते जन असंतोष के कारण 1911 में मंचू राजवंश की समाप्ति होती है और चीन में गणतंत्र की स्थापना होती है। इस गणतंत्र का आरंभ में प्रमुख सैन्यात सेन बना और उसके बाद प्रमुख युवान शिकाई बना। 1916 में युवान शिकाई की मृत्यु होने के बाद सैन्यात सेन ने पुनः सत्ता संभाली। इस दौरान चीन में 1919 में साम्यवादी दल कुमचांग तांग की स्थापना हुई, जिसने किसान और मजदूरों के शासन की स्थापना का नारा दिया। डॉक्टर सैन्यात सेन की कुशलता से राष्ट्रवादी दल या कुओमितांग और साम्यवादी दल कुमचांग तांग के मध्य सहयोग स्थापित हुआ। लेकिन सैन्यात सेन की मृत्यु के बाद 1925 में चियांग काई शेक सरकार का प्रमुख बना। चियांग काई शेक ने जमींदारों और पूंजीपतियों का पक्ष लेते हुए साम्यवाद के विरोध में कार्यवाही की। इस चियांग की सरकार का केंद्र नानचिंग था। अब यहीं दूसरी तरफ माओ त्से-तुंग या माओ जेडोंग चीनी साम्यवादी दल का प्रमुख होता है, जो हिंसा के माध्यम से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की बात कहता है और गोरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार प्रणाली के माध्यम से संघर्ष की रणनीति अपनाता है और राष्ट्रवादी दल से उसका टकराव बढ़ जाता है। तो ये तो था बैकग्राउंड चीन में हुई क्रांति का। अब आगे जानते हैं कि चियांग ने कौन कौन से साम्यवाद विरोधी कार्यक्रम किए। चियांग ने 1931 में साम्यवादियों के विरुद्ध दमनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी, जिसमें हजारों साम्यवादी मारे गए। इस दमन से बचने के लिए उन्होंने महाप्रस्थान या लॉन्ग मार्च किया और चीन के उत्तर में यैनान प्रांत में पहुंच गए और उत्तर में सैसी को अपना केंद्र बनाया। इसी दौरान साम्यवादियों ने लगभग 6000 मील लंबी यात्रा की और विभिन्न प्राकृतिक बाधाओं को पार करते हुए अपना अभियान पूरा किया। इस माध्यम से साम्यवादियों ने अपनी संघर्ष क्षमता और नेतृत्व क्षमता को प्रमाणित किया और जनता का विश्वास हासिल किया। इसी नेतृत्व क्षमता के बल पर माओ त्से-तुंग या माओ जेडोंग ने साम्यवादी क्रांति को सफल बनाया और कहा गया कि बड़े बड़े लक्ष्य तो छोटे छोटे कदमों से ही प्राप्त किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि जापानी आक्रमण के विरुद्ध चियांग ने क्या नीति अपनाई थी। 1931 में जब जापान ने चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर हमला किया तो चियांग ने जापानी आक्रमण का विरोध न करके साम्यवादी खतरे को ही महत्वपूर्ण मानते हुए उनके दमन में लगा रहा। इस दौरान चियांग ने त्यांग के नेतृत्व में सेना साम्यवादियों के दमन करने के लिए भेजी। लेकिन जब ये त्यांग साम्यवादियों से मिलता है तो वे साम्यवादी त्यांग के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगा देते हैं और उसे जापानी आक्रमण की याद दिलाते हैं। इसी के चलते त्यांग वापस लौटता है और वह चियांग को बंदी बना लेता है, किंतु साम्यवादियों के हस्तक्षेप और अनुरोध से उसने बाद में चियांग को मुक्त भी कर दिया। फलतः साम्यवादियों की लोकप्रियता और बढ़ गई। फिर 1937 में जापान ने चीन पर हमला किया और चियांग की राजधानी नानचिंग पर अधिकार कर लिया। तो फिर चियांग को भागकर चुंगकिंग में अपना केंद्र बनाना पड़ा। इससे चियांग की लोकप्रियता में कमी आने लगी और साम्यवादी दल बढ़ने लगे। आगे देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय चीन में क्या हालात थे। अब देखिए, चीन और जापान का युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंग बन गया था। अब जापान ने जब चीन के कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था तो पश्चिमी शक्तियां अमेरिका और ब्रिटेन ने चियांग की सरकार को सहायता प्रदान की ताकि वह जापानियों को पराजित कर सके। इन राष्ट्रों ने चियांग के अधिकार क्षेत्र वाली जगह में सहायता पहुंचाई, लेकिन डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से सैन्य सहायता नहीं दी थी क्योंकि उन्हें साम्यवादी रूस के विरोध का भय था। इसी क्रम में पश्चिमी राष्ट्रों ने चीन में अपने विशेष क्षेत्राधिकार त्याग दिए ताकि चियांग की सरकार शक्ति संपन्न हो सके और वह साम्यवादियों का मुकाबला कर सके। फिर चीन में साम्यवादियों की जब स्थिति मजबूत दिख रही थी, अतः ब्रिटेन और अमेरिका ने वहां चल रहे गृह युद्ध को रोकने का प्रयास किया। चीन के गृह युद्ध को रोकने के पीछे उनका स्वार्थ यह था कि यदि गृह युद्ध में साम्यवादियों की जीत हो जाती
तो इससे विश्व में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार होता और पूंजीवादी शक्तियां ऐसा होने नहीं दे सकती थीं। वे एक तरफ द्वितीय विश्व युद्ध में फांसीवादी शक्तियों को पराजित करना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना को रोकना भी उनका मुख्य लक्ष्य था। यही वजह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चीन पश्चिमी शक्तियों के स्वार्थ पूर्ति का क्षेत्र बन गया था। फिर आगे अमेरिका ने साम्यवादी और राष्ट्रवादी दल को एक साथ मिलकर जापान का मुकाबला करने के लिए कहा। इस संदर्भ में जनरल स्टीलवेल को समझौते के लिए चीन भेजा गया, किंतु वह असफल रहा था। फिर आगे 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, लेकिन चीन की समस्या का अंत नहीं होता। अब जापानी नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर चीन में साम्यवादियों और राष्ट्रवादियों के बीच गृहयुद्ध होने लगा था। इसे रोकने के लिए यूएसए ने मार्शल योजना प्रस्तुत की, जिसके तहत कहा गया कि जिन क्षेत्रों पर जिस दल की सरकार और शक्ति स्थापित है वहां उनका नियंत्रण बना रहे और दोनों दल मिलकर एक केंद्रीय सरकार का गठन करें। लेकिन अमेरिका की यह मार्शल योजना असफल रही, मतलब यह समझौता नहीं हो सका और मार्शल को यूएसए वापस लौटना पड़ा। अब साम्यवादियों ने सैन्य अभियान करते हुए राष्ट्रीय सरकार को पराजित किया और चांग को भागकर फार्मोस या ताइवान में शरण लेना पड़ा। इस तरह चीन में 1949 में साम्यवादी क्रांति सफल हुई और चीनी लोक गणराज्य की स्थापना हुई। चलिए आगे जानते हैं कि साम्यवादियों की सफलता के कारण क्या रहे। तो कुओमितांग दल या राष्ट्रवादी दल की अलोकप्रियता और भ्रष्ट शासन ने साम्यवादियों को लोकप्रिय बनाया। साम्यवादियों ने जापानी आक्रमण का मुकाबला कर राष्ट्रवादी होने का परिचय दिया, जबकि राष्ट्रवादी दल की सरकार के प्रमुख चियांग ने जापानियों की बजाय साम्यवादियों के दमन को प्राथमिकता दी थी। इसलिए जन समर्थन साम्यवादियों को मिलने लगा। आगे साम्यवादियों ने चीन की बहुसंख्यक जनता, किसान और मजदूरों के हितों की बात कर जन समर्थन हासिल किया, जो उसकी सफलता के लिए सहायक हुए। फिर राष्ट्रवादी दल की एक कमजोरी यह भी थी कि उसके अधिकांश सदस्य और पदाधिकारी धन के लोभ में अपने हथियार साम्यवादियों को बेच देते थे, साथ ही सुविधापूर्वक जीवन भी जीते थे। अतः यह जनता से दूर होते गए, जिसका लाभ साम्यवादियों को मिला। फिर आगे कुओमितांग दल या राष्ट्रवादी दल की रणनीतिक कमजोरी भी साम्यवादियों की सफलता का कारण बनी। इसमें चांग ने शहरों को अपनी सत्ता का केंद्र बनाया और यहीं से युद्ध का संचालन किया, जबकि साम्यवादियों ने अपनी सत्ता का केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों को बनाया था, जो विस्तृत होने के कारण चांग की सेना के पकड़ से बाहर थे। वस्तुतः साम्यवादियों ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के माध्यम से संघर्ष किया और उन्हें सफलता मिली। ये थे साम्यवादियों की सफलता के कारण। अब आगे जानते हैं कि चीन में हुई इस क्रांति का प्रभाव क्या हुआ। तो चीन में माओ से तुंग या माओ जेडोंग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। इसी के साथ चीनी जनता विदेशी शोषण से भी मुक्त हुई। एशिया में साम्यवाद का नया स्तंभ निर्मित हुआ। शीत युद्ध के इस दौर में साम्यवाद के इस नवीन स्तंभ के गठन से शक्ति संतुलन के नवीन समीकरण पैदा हुए और वैचारिक तनाव भी बढ़े। साम्यवादी क्रांति के बाद चियांग की राष्ट्रवादी सरकार को भागकर फार्मोसा या ताइवान जाना पड़ा और उसे वहां अमेरिका का समर्थन प्राप्त हुआ। अमेरिका ने ताइवान में चियांग की सरकार को वास्तविक चीन के रूप में मान्यता प्रदान की। इससे अमेरिका चीन संबंधों में तनाव भी आया। चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना के साथ ही जिस जनवादी तानाशाही की स्थापना हुई, उसने चीन के आर्थिक सैनिक विकास को तीव्रता प्रदान की। फिर माओ की सफलता से प्रेरित होकर अनेक माओवादी गुट अस्तित्व में आए और अनेक देशों की सरकारों को चुनौतियां मिली और उनकी आंतरिक सुरक्षा भी बाधित हुई। माओ का कहना था कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की गोली से मिलती है, अतः इससे प्रेरित होकर विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया जाने लगा। फिर विश्व में गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को अत्यधिक लोकप्रियता हासिल हुई। इसमें सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए गोरिल्ला युद्ध प्रणाली सहायक मानी जाने लगी। विभिन्न देशों ने संघर्षों के इस रूप को अपनाकर परिवर्तन का प्रयास किया। जैसे श्रीलंका में छापामार संघर्ष के माध्यम से तमिल समूह ने अपने राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया, तो वहीं वियतनाम का राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम माओवादी नमूने पर ही आधारित था। भारत जैसे देश में भी छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से कुछ असंतुष्ट समूह, जिन्हें नक्सलवादी कहा जाता है, इन्होंने आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का भी प्रयास किया था। तो ये थे चीनी क्रांति के प्रभाव, और यहीं पर हमने चीन की क्रांति से संबंधित सारे तथ्य देख लिए। आज का लेक्चर बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी करना है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।